पिछले क्लास तक हम लोगों ने अपने बोर्ड पर बैलेंसिंग पूरी तरीके से सीख लिया था। बैलेंसिंग में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख कर उसको बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद उसका स्टेट लिखना, ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। चलिए, अब मेरे हिसाब से आपको केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आखिर क्लास 10 का हमारा केमिस्ट्री कैसा होने वाला है। ठीक है, इतना चीज़ यदि आपने सीख लिया है तो आगे का जो 3 चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का होगा वो बहुत अच्छा गुजरेगा, ये आप विश्वास करके चलिए। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का इसमें टाइप दिया गया है। बेसिकली 5 टाइप है, एक एक करके सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारा सबसे लास्ट वाला टाइप है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसको समझने के लिए भी हम लोगों को बोर्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्क्रीन पे समझा तो देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें भी हम लोगों को बहुत कुछ बोर्ड पर जाके प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पे चलेंगे, लेकिन पहले 4 पढ़ लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला इसमें हमारा है कम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला देखिए इसमें क्या लिखा गया है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टांसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टांस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस पार्टिसिपेट ले, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो वो रिएक्शन हमारा कहलाएगा कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे अदर वर्ड हम लोग ये इसमें, यानी कि दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट होंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका ऑलवेज प्रोडक्ट कितना होगा, एक ही होगा, सिंगल होगा। ठीक है, तो जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा 2 या 2 से ज़्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट केवल एक हो, उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे ना हर एक रिएक्शन का लगभग हम 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल यदि आप याद रख लेते हैं, चाहे आप NCERT बुक से याद रखें या फिर आप चाहें किसी रेफरेंस बुक से याद रखें, आप चाहें तो नोट्स से भी याद रख सकते हैं। लेकिन मतलब यहाँ पे हो गया कि हर एक रिएक्शन का 2-3 एग्जाम्पल आपको कम से कम याद तो रखना ही है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो एग्जाम्पल के साथ आप उसको लिख सकें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है कम्बिनेशन रिएक्शन का CaO, और CaO हमारा इसका क्या नाम हो जाएगा, हालांकि केमिस्ट्री के फील्ड में यदि हम लोग इसका नाम का बात करें तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसको कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्विक लाइम बोले या कैल्शियम ऑक्साइड बोले, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जब हम लोग क्विक लाइम को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमको बना के देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है हमारा स्लैग्ड लाइम। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे आप, हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोलो, क्वेश्चन था बिल्कुल क्विक लाइन में और स्लैग लाइन में मेजर डिफरेंस क्या है? नहीं, मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, क्विक लाइम सॉरी स्लैग्ड लाइम बोलो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। उसी प्रकार से आप कैल्शियम ऑक्साइड बोलो या क्विक लाइम बोलो, दोनों का मतलब सेम है, बस नाम अलग अलग दे दिया गया है, उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप ये देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट साइड में हमारा 2 सबस्टांस है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक वाटर, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमारा एक ही है, केवल और केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या बता रहा है, कम्बिनेशन रिएक्शन को बता रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो, कार्बन है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर बन रहा है H2O। मतलब ये सिंपल सा मतलब यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन का ये है कि रिएक्टेंट्स में हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा हमारा ऑलवेज होगा कम्बिनेशन, ऑलवेज 1 होगा कम्बिनेशन रिएक्शन में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर कम्बिनेशन रिएक्शन के। अच्छा, यहाँ पे ना अब है हमारा एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो क्या ये केमिकल का सेकेंड टाइप हो गया? बिल्कुल भी नहीं, याद रखिएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम पढ़ रहे हैं एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये सेकेंड टाइप नहीं हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का, ये एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसके बीच में ज़बरदस्ती एक अलग से डाल दिया गया है। तो अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल का दूसरा नंबर पे आ गया, नहीं, ये अलग से दिया गया है। इसके अलावा एक और आपको मिलेगा आगे चल के एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, वो भी किसी का टाइप नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रकार का रिएक्शन ही है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सोथर्मिक भी दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच
हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी जनरेट हो उस रिएक्शन को हम लोग कह देंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में और कम्बिनेशन रिएक्शन में फ़र्क केवल इतना है कि कम्बिनेशन रिएक्शन में केवल और केवल आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी सिंगल प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आपको सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ आपको हीट भी मिलेगा। ये हमारा किस में होता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लो आप, जैसे CaO, वही ऊपर वाला एग्जांपल, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ ही साथ आपको हीट भी जनरेट होगा। उसी प्रकार से कार्बन को आप O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का साथ साथ हीट भी मिलेगा। उसके बाद मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा MgO, और हीट भी जनरेट होगा। और ये जो लास्ट वाला एग्जांपल दिया गया है Mg+O2, ये आपके चैप्टर फर्स्ट का एक्टिविटी 1.1 का दिया हुआ, जिसमें उसमें ना थोड़ा सा एक्टिविटी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उस एक्टिविटी में कहा गया है कि आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ, तो क्या आप देखोगे? थोड़ा सा हम एक्टिविटी यहाँ पे हम जिक्र कर देते हैं। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में कहा गया है कि आप मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में जलाओ और जला के देखो और बताओ कि आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आप ये चलो मान लेते हैं कि आपके पास मैग्नीशियम रिबन नहीं है, तो फिर आप इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करोगे? इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप दिवाली में छुरछुरी जलाते हो, वो छुरछुरी हमारा कैसा जलता है? बिल्कुल डैजलिंग की तरह। डैजलिंग का मतलब होता है एकदम चिरचिर आवाज़ के साथ साथ जलता है ना, और वो कैसा लाइट निकालता है? वाइट लाइट, है ना। तो वही बेसिकली हमारा मैग्नीशियम रिबन का यहाँ पे काम करेगा। तो उस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग किसके प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, एक सवाल भी पूछा गया आपके एनसीईआरटी बुक में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा पहली बात तो रिएक्शन फास्ट हो सके, दूसरा बात उस मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर यदि डस्ट पार्टिकल जम गया होगा तो वो साफ हो जाएगा और रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है। खैर, एक्टिविटी 1.1 एक बार आप अपने से भी पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी जनरेट हो उस रिएक्शन को हम लोग कह देंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो क्या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा कोई टाइप है? ये टाइप नहीं है, ये बेसिकली बीच में ज़बरदस्ती एक रिएक्शन ठूस दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अच्छा, रेस्पिरेशन, यहाँ पे ना रेस्पिरेशन क्या है? हमने आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाया है। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने आपको एक टर्म पढ़ाया रेस्पिरेशन, एक टॉपिक ही था बेसिकली। रेस्पिरेशन में हम लोगों को ये बताया गया, हमने आपको ये बताया कि जब हम लोग भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं वो खाना किसके पास जाता है? सेल के पास जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारा किसके पास जाता है? सेल के पास जाता है। तो जैसे ही सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है वो तुरंत वैसे ही फूड से क्या करना शुरू कर देता है? एनर्जी बनाना शुरू कर देता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पे आपको मालूम ये चल गया कि रेस्पिरेशन भी हमारा एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे बॉडी में फूड से एनर्जी बन रहा होता है तो एनर्जी तो बन ही रहा होता है, प्लस हमारे बॉडी में हीट भी जनरेट हो रहा होता है। लेकिन क्या उस हीट को आप महसूस कर पाते हो? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हीट बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन भी हमारा एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल एक और दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आलू का छिलका, प्याज का छिलका, खीरा का, उसके बाद फिर पत्ता गोभी, जो भी आपके घर का छिलका होता है बेसिकली सब्जी का, उसको आप क्या करो, एक जगह पे इकट्ठा कर दो। छिलके को इकट्ठा करने के बाद आप क्या करो, ज़मीन को खोद के गड्ढा करके उसके नीचे उसको दफन कर दो। आप दफन करने के बाद उसको आप 2 महीने तक छोड़ दो। 2 महीने के बाद जब आप उसको हटा के निकालोगे ना बाहर, पहली बात तो आपका खाद का रूप ले चुका होगा, फर्टिलाइज़र का रूप, नेचुरल फर्टिलाइज़र। दूसरी बात, उसको जब आप टच करोगे ना आपको वो गर्म महसूस होगा। आपने कभी गौर किया है? मतलब कि कभी भी आपको मौका मिले ना, यदि आपके घर के बगल में कहीं पे यदि जगह है मिट्टी का, तो मिट्टी को आप मुश्किल से मुश्किल 2-3 मीटर खोदिएगा, 2-3 मीटर खोदिएगा, और जब आप उसको गड्ढा कीजिएगा ना और इसके नीचे जब आप अपने हाथ को डालिएगा, आपको पता है महसूस कैसा होगा? गरम गरम महसूस होगा, मतलब कि हीट जनरेट होगा।
इसका मतलब ये हो गया कि धरती के अंदर गर्मी बहुत है। तो जब आप अपने सब्जी के छिलकों को इकट्ठा करके ज़मीन में गड्ढा करके डाल देंगे, 2-3 महीने के बाद उसको आप निकाल के देखेंगे, पहली बात तो वो नेचुरल फर्टिलाइज़र बन चुका होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो एक तरीके से आपको गर्म महसूस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा था। हमारा प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा था, प्लस हीट भी जनरेट हो रहा था। तो ये हमारा हो गया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। देखिए इसमें क्या लिखा गया, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टांस यानी कि सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टांसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, आपने कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा? कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा कितने सबस्टांस पार्टिसिपेट करते थे? 2 या 2 से ज़्यादा, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था हमारा। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका जस्ट उल्टा है। इसमें हमारा एक ही रिएक्टेंट रहेगा, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। यानी कि जस्ट ये उल्टा है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे आगे देखो फिर, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ अ कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है? अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होता था, प्रोडक्ट एक होता था। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा एक होगा, प्रोडक्ट हमारा 2 या 2 से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे देखो, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट है हमारा। इसमें फेरस सल्फेट हमारा यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है। ये हमारा हीट जब इसको हम लोग दे रहे हैं, यानी कि जब हम लोग इसको हीट देंगे FeSO4 को, तो ये हमारा बनाएगा Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड SO2। अच्छा, SO2 का नाम बताओ जल्दी, SO2 का नाम बताओ। SO2 का SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 का नाम बताओ, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट हमारा एक है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा 2 या 2 से ज़्यादा है। उसी प्रकार से आगे देखो, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम सुन लो, लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देंगे तो ये हमको बना के देगा CaO यानी कि क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी आप बोल सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी हमारा रिएक्टेंट एक है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा 2 है। इट मीन्स ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हमारा यहाँ पे आता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं, आपके NCERT बुक में क्लियरली इसको डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन रेफरेंस बुक को आप पलट के देखेंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है। समझिएगा ध्यान से, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है। पहला है इसमें हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा हमारा इसमें फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे NCERT में क्लियरली डिफाइन नहीं करके दिया गया है, लेकिन इन तीनों का एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल अभी बताएंगे हम लोग आपको क्या है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बताएंगे, इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे हम इन तीनों के बारे में एक करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप पढ़ रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के डेफिनेशन को आपने देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा आपने। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती इसके बीच में एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को घुसा दिया गया है। क्या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो कि आपने कम्बिनेशन वाले में पढ़ा यहाँ पे, यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये किसी भी रिएक्शन का टाइप नहीं है, बल्कि इन दोनों रिएक्शन को ज़बरदस्ती बीच में ठूस दिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 प्रकार का होता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एंडोथर्मिक के बारे में देख लेते हैं कि आखिर वो है क्या। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट यानी कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी कि जिस रिएक्शन में आपको हीट देना पड़े, जिस रिएक्शन में आपको हीट देना पड़े रिएक्शन को करवाने के लिए, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट नहीं है? बिल्कुल अपोजिट है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता था? हीट हमारा रिलीज होता था प्रोडक्ट के साथ,
लेकिन एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट हमको देना पड़ रहा है ना। तो जब हम लोगों को रिएक्शन करवाने के लिए हीट अलग से देना पड़े, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लो, ऊपर वाला ही FeSO4 को हम लोग हीट देंगे तो ये हमारा बनेगा Fe2O3 और SO2 और SO3। उसी प्रकार से CaCO3 CaCO3 ये भी हमारा एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, इसको भी हम लोग हीट दे रहे हैं तभी हमारा रिएक्शन अकर हो पा रहा है, CaO और CO2 बन रहा है। तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल और डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला वाला टाइप। ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई टाइप नहीं है, जबरदस्ती इसको बीच में बस ठूस दिया गया है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला टाइप है हमारा इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में आपके बुक में बताया गया है लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 प्रकार का होता है, पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा फोटोकेमिकल। चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले थर्मल के बारे में। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। यानी कि जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के सहायता से किया जाए, समझिएगा ध्यान से, जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के सहायता से किया जाए, यानी कि उसको हीट देंगे तभी वो रिएक्शन होगा, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसके नाम में डिकम्पोजिशन क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन का टाइप है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देख लो, वही वाला है, CaCO3 को हम लोग हीट देंगे तो CaO + CO2 बनेगा। यानी कि एक एग्जाम्पल को हम लोग अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम जानबूझ के अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देना चाह रहे हैं, ताकि आप एग्जाम्पल कम याद करो और कम ही याद करो लेकिन उसको अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो CaCO3 को हम थर्मल डिकम्पोजिशन में भी इस्तेमाल कर लिए, एंडोथर्मिक में भी इस्तेमाल कर लिए, डिकम्पोजिशन में भी हम इस्तेमाल कर लिए, है ना। तो एक एग्जाम्पल को आप अलग अलग जगहों पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जानबूझ के हम एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही बार बार इसलिए देते हैं ना, ताकि आपको अलग अलग प्रकार का रिएक्शन याद ना करना पड़े। छोटा सा मेमोरी है, क्लास 10th में है, कितना याद कर पाएंगे, है ना। इसीलिए अलग अलग एग्जाम्पल को आप अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए हम एक ही एग्जाम्पल देते हैं जानबूझकर। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, देखो, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्रिएट किया जाए, यानी कि जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी देकर कैरी आउट किया जाए, तो हमारा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, इसका ना एक्टिविटी आपके बुक में दिया गया है, एक्टिविटी कितना है, वो मग वाला एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 को आप एक बार पढ़िएगा। एक्टिविटी 1.7 जो है वो एक मग है, उसमें पानी है, इलेक्ट्रोड है ना, एनोड है, कैथोड है, ये सब रॉड उसमें दिया गया है, उसको आप एक बार पढ़िएगा, वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही है, ठीक है। आगे देखो, वही उसी एक्टिविटी का जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखो, H2O है, यानी कि मग में पानी है, बिल्कुल पानी है, उसको आप बैटरी से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो, तो यहाँ पे हमारा H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 और O2 में, यानी कि हमारा रिएक्टेंट एक है वाटर केवल, प्रोडक्ट हमारा 2 बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया हमारा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको और यदि आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हो कि एपरेटस कैसे तैयार किया गया, क्या क्या उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसको आप एक्टिविटी 1.7 अपने से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमने आपको बता दिया कि वो किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें होता क्या है, बेसिकली वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में तो बहुत कम जिक्र किया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है, इसके नीचे देखिए आप। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, लाइट का मतलब सनलाइट, ठीक है, इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में किया जाए तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटो का मतलब ही होता है यहाँ पे लाइट। एग्जाम्पल देख लो, जैसे AgCl
को हम लोग सनलाइट दे रहे हैं, देखो अपने एग्जाम्पल अपने बुक में देखो, AgCl को हम लोग सनलाइट दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे Ag + Cl2 बन जा रहा है। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट हमारा 2 बन गया। तो इस रिएक्शन को किसके द्वारा कैरी आउट किया गया? लाइट के द्वारा ना। तो ये हमारा हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसका AgBr वाला, इसमें हम लोग सनलाइट दे रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा? Ag बन रहा है प्लस Br2 बन रहा है हमारा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये भी हो गया हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे बढ़े हम लोग, चलो। अच्छा, इसका ना यूज भी दिया गया, देखो दी एबव रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है ना फोटोकेमिकल का, 2 रिएक्शन जो है AgCl वाला और AgBr वाला, इन दोनों रिएक्शन का ना इस्तेमाल हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इसका एग्जाम्पल बताते हैं सबसे बेहतरीन आपको। यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो दो एग्जाम्पल है AgCl और AgBr वाला, यानी कि उसको हम लोग सनलाइट दे रहे हैं तो हमारा रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमको बताते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के। देखो, जब आप कभी हॉस्पिटल जाते हो और जब आप एक्सरे करवाते हो तो एक्सरे का फोटो आपको कैसा निकाल के देता है? ब्लैक एंड वाइट देता है। ब्लैक एंड वाइट। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ का हड्डी टूट गया, तो उसका आप एक्सरे करवाते हो तो वो बेसिकली एक फ्रेम देता है आपको, ब्लैक एंड वाइट देता है, बिल्कुल वो खड़खड़ करता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो कभी भी आपने गौर किया है कि डॉक्टर उसको कैसे निकालता है? कभी आप एक्सरे वाले रूम में गए हो, डॉक्टर कैसे करता है मालूम है? आपको सबसे पहले स्ट्रेचर पे लटाया जाता है, उसके ऊपर आपके ऊपर एक मशीन लगाया जाता है। मशीन से जिस बॉडी पार्ट का आप एक्सरे करवाना चाहते हो उसका वो एक्सरे करवाता है। उस एक्सरे का एग्जैक्ट फोटो स्टेट वो कर लेता है, यानी कि फ़ोटो खींच लेता है। उस फोटो को वो एक फ्रेम पे उतारता है। फ्रेम पे उतारने के बाद आपने गौर किया होगा कि उस फ्रेम को वो एक लिक्विड में डुबाता है। कभी गौर किया आपने? नहीं किया है होगा। यदि आपने गौर किया है तो इस चीज़ को आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। नहीं किया है तो कभी आपको मौका मिले तो डॉक्टर के पास जाइएगा कभी एक्सरे करवाने के लिए, तो आप ये गौर कीजिएगा। डॉक्टर जब आपके एक्सरे को करता है, जब वो फ्रेम निकालता है अपने मशीन से, तो उसको वो बहुत हल्के हाथ से पकड़ के उसको एक लिक्विड में डुबाता है। लिक्विड में डुबा के उसको फिर वो सनलाइट में सुखाता है। सनलाइट में सुखाने के बाद कुछ देर के बाद फिर वो आपको पेपर में फाइल में भर के आपको देता है। आपने गौर किया कभी? वो जो लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड बेसिकली हमारा AgCl और AgBr का लिक्विड होता है। और उस लिक्विड का इस्तेमाल किसमें किया गया? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया गया। इसीलिए आपके एक्सरे का फोटो ब्लैक एंड वाइट आता है। अब समझ में आया? और पहले के ज़माने में ना ब्लैक एंड वाइट हमारा फिल्म चलता था, तो वो फिल्म बेसिकली हमारा रील में चलता था, कैसेट आता था पहले, है ना। वो कैसेट को बनाने में भी कहीं ना कहीं हमारा हाथ इसी रिएक्शन का है। समझ रहे बात को? तो ये हमारा हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 था। पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा हमारा फोटोकेमिकल। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने क्या दिया? हीट दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक में आपने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी दिया। फोटोकेमिकल में आपने क्या दिया? सनलाइट दिया। यानी कि कहीं ना कहीं द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने ये गौर किया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अकर करवाने के लिए, टेक्स प्लेस करवाने के लिए हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है। चाहे अब वो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दो, लाइट के फॉर्म में दो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दो, है ना, तभी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो पाता है। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्प्लीटली ख़त्म। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का वो टाइप नहीं है, वो बेसिकली ज़बरदस्ती बीच में ठूस दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अलग अलग बुक में ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा गया है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ना बेसिकली कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जो ताकतवर है वो जीतेगा।
जो कमज़ोर है वो हार जाएगा। एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, इन अदर वर्ड्स अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा देगा और खुद जाके उससे जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके बुक का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे दिया गया है Fe + CuSO4, है ना, ये आपस में रिएक्ट कर रहा है तो आगे चल के क्या बन जा रहा है, FeSO4 + Cu बन जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि Fe जो है ना Cu से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए Fe CuSO4 से Cu को हटा दे रहा है और वो खुद जाके SO4 से जुड़ जा रहा है और बेचारा Cu हमारा अलग हो जा रहा है। इसका मतलब हमको यहाँ पे यह पता चल रहा है कि Cu कमज़ोर है, Fe हमारा मजबूत है। ठीक है, इसको कैसे कहेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, Fe इज मोर रिएक्टिव दैन Cu। Fe का मतलब आयरन, Cu का मतलब कॉपर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से Zn + CuSO4, इसमें हमारा जो Zn है वो Cu से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये Zn क्या कर देगा, Cu को हटा देगा, ये खुद क्या बन जाएगा अब, ZnSO4 + Cu। उसी प्रकार से नीचे में देख लो, Pb + CuCl2, इसमें हमारा जो Pb है, Pb का मतलब लीड है ना, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को हटा देगा, खुद उससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, PbCl2 + Cu बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को हटा देगा और वो खुद उससे जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद हमारा आता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अच्छा, प्रिसिपिटेट का मतलब हमने आपको बताया था। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जब दो रिएक्शन यानी कि जब दो सबस्टेंस आपस में मिलते हैं, यानी कि जब दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद जो एक सॉलिड सबस्टेंस बन जाता है, उसी सॉलिड सबस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रिसिपिटेट कह देते हैं। ठीक है, यदि आपको प्रिसिपिटेट का डेफिनेशन देखना हो तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले क्लास में लगभग हमने जिक्र किया था, एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। यहाँ पे क्या था प्रिसिपिटेट का डेफिनेशन, अ प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड सबस्टेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, यानी कि जब दो सॉल्यूशन को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो जो एक सॉलिड सबस्टेंस बनता है, उसी सॉलिड सबस्टेंस को हम लोग प्रिसिपिटेट नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या लिखा गया है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस to form two new compounds are called double displacement reaction. Double displacement reaction usually occurs in solution and one of the products are separated out as solid यानी कि precipitate। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसमें दो एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज करेगा। दूसरी बात इसमें ये है कि ऑलवेज इसमें हमारा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रिसिपिटेट ऑलवेज इसमें फॉर्म होने का मतलब है कि इसमें हमेशा हमारा एक सॉलिड सबस्टेंस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिया गया एग्जांपल आपके बुक का, यहाँ पे Na2SO4 + BaCl2, ध्यान से देखिए एग्जांपल को आप, Na2SO4 + BaCl2, ये आगे चल के क्या बन जा रहा है, देखो तो जरा, देखो यहाँ पे SO4 के साथ हमारा जुड़ गया Ba, यानी कि यहाँ पे जो हमारा BaCl2 है, इसमें से हमारा Ba अलग होके Na2SO4 के साथ जो हमारा SO4 है उसके साथ हमारा जुड़ गया Ba। आप इसको पहले देखो और ऑब्जर्व करो कि ये क्या कहना चाह रहा है, जरा देखो तो क्या समझ में आ रहा है अपने से। इसमें आप हमेशा गौर करेंगे कि दो एलिमेंट अपने पोजीशन को छोड़कर दूसरे में जाके चिपक जा रहा है ना। यहाँ पे देखो BaSO4 के साथ रिएक्शन से पहले हमारा Na है, अब यहाँ पे हमारा BaSO4 हो गया। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे हमारा Cl के साथ Ba है रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद Cl के साथ हमारा Na जुड़ गया। तो यहाँ पे दो एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे पोजीशन पे चल जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ऑलवेज एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, मतलब कि ऑलवेज एक सॉलिड सबस्टेंस हमारा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड सबस्टेंस कौन है, BaSO4, और ये हमारा सॉलिड सबस्टेंस कैसा होता है, बेसिकली वाइट प्रिसिपिटेट होता है।
मतलब कि ये सॉलिड हमारा हो जाएगा BaSO4 जो हमारा यहाँ पे एक सॉलिड सबस्टांस हमारा बनेगा। और ये सॉलिड सबस्टांस बेसिकली किस कलर का होगा, किस कलर का, वाइट कलर का होगा। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें हमारा दो एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑलवेज उसमें हमारा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। BaSO4 इस रिएक्शन में हमारा एक प्रिसिपिटेट है और वो भी कैसा कलर का, वाइट कलर का। आगे बढ़ो फिर, उसके बाद है PbNO3 का होल 2 प्लस Ki। जब ये हमारा रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, देखो PbI2 प्लस KNO3। तो बताओ इसमें हमारा प्रिसिपिटेट कौन होगा, जरा सोचो और बताओ तो जरा। ये जो हमारा रिएक्शन है PbNO3 का होल 2 प्लस Ki हमारा बन रहा है PbI2 प्लस KNO3। मिला, बुक में देखो जल्दी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं मिल रहा आपके बुक में। अच्छा, एनसीईआरटी बुक का नहीं होगा, ये तक दूसरे बुक का है। तो इसमें है ना, हाँ, इसमें हम एक रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल लिए ताकि आपको अलग से भी समझाया जा सके। तो इसमें हमारा PbI2 जो है, PbI2 जो है ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट है, यानी कि इसमें हमारा PbI2 हमारा प्रेसिपिटेट है और वो भी कैसा प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट है। कोई दिक्कत इसमें, ये येलो कलर का होगा हमारा सॉलिड सबस्टेंस बन जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही चीज़ है जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा, दो रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ऑलवेज हमारा एक प्रेसिपिटेट तो बनेगा ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दो रिएक्शन इन विच आ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल द एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, वो सारा का सारा एग्जांपल जो कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था, वो एग्जांपल हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ भी एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, कोई डाउट। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने 5वें नंबर को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसके लिए हमने आपको कहा था कि ये समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा अपने बोर्ड पर। कोई दिक्कत, तो जब हम लोग अपने हाँ, एक बात और, इसको समझाने का तो हम समझा देंगे, समझेगा ध्यान से, इसको समझाने का तो हम समझा देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को बोर्ड पे समझना पड़ेगा। तो 5वां नंबर जो रिएक्शन है ये हम लोग अपने बोर्ड पर जाकर समझेंगे, बहुत डिटेल में 4-5 एग्जाम्पल देंगे आपको हम। जैसे इसमें हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये हम आपको बताएंगे। हालांकि बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन से क्या ले लिया गया OX ले लिया गया, रिडक्शन से क्या ले लिया गया RAD ले लिया गया, इन दोनों को जोड़ के बना दिया गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हम लोगों को अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ना। और उसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एग्जाम्पल भी देखेंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमारा बहुत लंबा है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को बोर्ड पे चलना पड़ेगा। तो बोर्ड पे जाके हम लोग उसको समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे बेसिकली, कोई दिक्कत इसमें। चले, तो हम यहाँ पे रिएक्शन नंबर हमारा जो 5वां है उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बोर्ड पर जाकर समझेंगे। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर में आगे बात किया गया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोरोजन है और रेंसिडिटी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में जाके हम लोग 5वें नंबर का रिएक्शन कर लेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। चलिए, चूँकि शुरू कर ही दिए हैं तो कोरोजन और रेंसिडिटी भी पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग 5वें नंबर का जो रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उसको कर लेंगे बोर्ड पे। ओके, हाँ, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलो, कोरोजन के बारे में पढ़ ही लेते हैं, जब निकाले हैं तो शुरू हो चुका तो पढ़ ही लेते हैं। देखो कोरोजन क्या होता है, देखो द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि जब हमारा मेटल धीरे धीरे खराब होने लगे, उसमें जंग लगने लगे, किसके कारण, हवा,
पानी और इन्वायरमेंट में जो केमिकल प्रेजेंट है उसके कारण, तो इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं कोरोजन। देखो बहुत सारे बच्चे ना कोरोजन और रस्टिंग को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, बिल्कुल गलत है ये। कोरोजन अलग होता है, रस्टिंग अलग होता है। तो कोरोजन का सिंपल सा मतलब है जब हमारा मेटल धीरे धीरे जंग खाने लगे, खराब होने लगे, किसके वजह से? पानी के वजह से, हवा के वजह से और इस एटमॉस्फेयर में जो केमिकल प्रेजेंट है उसके वजह से, तो वो फेनोमेना हमारा कहलाता है कोरोजन। सिंपल सा मतलब है मेटल में जंग लगना मतलब कोरोजन, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? और जंग किसके वजह से लगेगा? हवा, पानी और इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट हमारा केमिकल है उसकी वजह से। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोरोजन। लेकिन रस्टिंग क्या है फिर? देखो रस्टिंग क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। देखो हमने कोरोजन में क्या कहा? कोरोजन में हमने कहा कि जब मेटल पे जंग लगने लगे। लेकिन रस्टिंग का मतलब होता है कि पार्टिकुलरली जब आयरन में जंग लगने लगे तो हम लोग उसको कहते हैं रस्टिंग। अब कोई दिक्कत? कोरोजन और रस्टिंग में कोई दिक्कत इसमें? अब तो कोरोजन का सिंपल सा मतलब है मेटल में जंग लगना, और वो मेटल कोई भी हो सकता है, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, कोई भी मेटल हो सकता है, उसको हम लोग कह देंगे कोरोजन। लेकिन जब पर्टिकुलरली खास करके आयरन में जंग लगना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग कह देंगे रस्टिंग, बस। तो रस्टिंग और कोरोजन दोनों अलग अलग टर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। यानी कि जब सिल्वर पे जंग लगता है ना, वो कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। और जब हमारा कॉपर पे जंग लगता है तो वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का इफेक्ट क्या है, यानी कि कोरोजन के वजह से क्या क्या नुकसान हम लोगों को सहना पड़ता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, सीप्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन। तो कोरोजन के वजह से सालों साल लाखों करोड़ों का संपत्ति हमारा बर्बाद हो रहा है। जैसे गाड़ी में जंग लग जाना है ना, बड़े बड़े ब्रिज में जंग लग जाने की वजह से ब्रिज हमारा गिर जाता डायरेक्ट, है ना। फिर से आयरन रेलिंग, फिर से बड़े बड़े जहाज़ों में जंग लग जाना, यानी कि सालों साल हमारे जंग लगने की वजह से करोड़ों रुपए का संपत्ति बर्बाद होता है इंडिया में। इसका ना सबसे बड़ा यदि आपको रिजल्ट देखना हो तो आप कभी भी रेल से ट्रैवल करो, इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल करो, आपको बहुत सारे जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कि रेल के पटरी के बगल में बेकार का रेल का पटरी जमा करके रखा गया है। आपने कभी देखा ये चीज़? है ना, यानी कि आप ट्रेन से ट्रैवल करो और बहुत सारे ऐसे जगह आपको मिलेंगे जहाँ पे फालतू का रेल का पटरी रखा हुआ है, सड़ा हुआ है, वो उसका कोई काम नहीं हो रहा है। वो क्या है? बेसिकली रेलवे के संपत्ति का बर्बादी ही तो है। और आपको क्या लगता है कि वो रेलवे का एक पटरी जो छल्ली होता है बेसिकली 30 से 40 मीटर का जो होता है, क्या वो 1-2 लाख रुपए में आता है? नहीं, वो एकदम प्योर लोहा है। आयरन जो हमारा पटरी में लगा होता है ना, वो आयरन बिल्कुल प्योर आयरन है, बिल्कुल प्योर आयरन, और वो इतने सस्ते दामों में नहीं आता है। तो सोचो रेलवे का प्रॉपर्टी कितना बर्बाद हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट को खास करके ध्यान देना चाहिए। लाखों करोड़ों का संपत्ति हमारे इंडिया में तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, समझ रहे बात को? खैर आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद कोरोजन इज वेस्टफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कोरोजन क्या है? एक तरीके का वेस्टफुल प्रोसेस है ना। तो कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से किसी को फायदा होता है क्या? नहीं, सामान हमारा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एवरी ईयर a lot tons of various metals especially iron get wasted in the country। यानी कि हर एक साल हमारे भारत में मिलियंस ऑफ टन्स, यानी कि मिलियंस ऑफ टन्स हमारे इंडिया में आयरन खास करके बर्बाद हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? रेलवे में। समझ रहे बात को? और ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन पैसे में इसको यदि काउंट किया जाए ना, आपका होश उड़ जाएगा। बहुत बहुत मतलब आपके इमेजिनेशन से भी बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है इसमें। ठीक है, आगे। एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। और आपको ऑब्वियसली बात है मालूम है, यानी कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे पैसे हम लोगों को खर्च करने पड़ते हैं डैमेज आयरन को बदलने में, है ना। तो ये हमारा कोरोजन का कारण है कि यानी कि मतलब कि कोरोजन का इफेक्ट है कि कोरोजन से हमारा क्या क्या हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चल आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कोरोजन को, अच्छा एक मिनट, हाँ, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है ज़रा बताना। जंग को ना लगने दिया जाए, ये कैसे रोक सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, आयरन है उसके ऊपर पेंटिंग कर दो, ग्रेसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, है ना। तो उससे हमारा जो आयरन बॉडी है
वो बेसिकली जंग लगने से बच सकता है और संपत्ति जो है ना कम नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या है इसके बारे में देखो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देम। देखो, जब कोई भी सामान आप लंबे समय तक खुला रखते हैं, और ख़ास करके वो खाने वाला सामान उसको आप खुला रखते हैं कुछ समय के लिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आप अपने आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ना उसमें से गंदा बदबू आने लगता है। कभी गौर किया आपने? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में अचार है, तो अचार को मुश्किल से मुश्किल आप 15 से 20 दिन खुला रख दो, उसके बाद देखना इतना गंदा बदबू उससे आएगा, आप उसको खा नहीं पाओगे। इससे होता क्या बेसिकली? इससे ये होता है कि उस फूड मटेरियल में जो भी फैट प्रेजेंट है, जो भी ऑयल प्रेजेंट है, वो पूरी तरीके से एवोपरेट हो जाता है। और ऑयल का ख़त्म होने का मतलब क्या है? सामान का धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाना, है ना। अच्छा, जैसे हम लोगों की मम्मी लोग जब अचार बनाती है तो क्यों कहती है कि बेटा अचार में हाथ डाल के मत निकालना, या फिर अचार को लंबे देर तक खुले मत छोड़ना, क्यों कहती है? इसलिए कहती है क्योंकि उसमें यदि हवा लग गया, हवा लगने का मतलब है कि फैट का, ऑयल का ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है उसमें हवा लगना, ऑक्सीजन लगना उसमें, और उसमें से हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा ऑयल। और ऑयल ख़त्म हो गया तो क्या उसमें नमी बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोगों की मम्मी कहती है कि जब भी अचार लो तो तुरंत लो और तुरंत उसका ढक्कन को लगा दो ताकि उसमें हवा ना लगे। और हवा लग गया इसका मतलब कि हवा लगने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि हमारा ऑयल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ऑयल एवोपरेट हो जाएगा तो हमारा अचार कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। और अचार सूखा का मतलब क्या हो गया, खराब, ख़त्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारे फूड मटेरियल में हवा लग जाता है, और यानी कि बेसिकली हवा लगने की वजह से उसमें ना गंदा गंदा बदबू आने लगता है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। अच्छा, इसका ना एग्जाम्पल यदि आपको देखना हो, चलो खास करके आप क्या करना, 5 रुपये का आप चिप्स या फिर कुरकुरे कुछ भी लाना दुकान से, उसको ऐसे खुले पैकेट को फाड़ के ऐसे आप उसको कहीं पे 10 दिन छोड़ देना। ठीक है, 10 दिन के बाद देखना वो कितना गंदा महकेगा, बहुत गंदा महकेगा। क्यों गंदा महक रहा है मालूम है? क्योंकि उस फूड मटेरियल में जो भी ऑयल और फैट प्रेजेंट था वो इन्वायरमेंट में एवोपरेट हो गया, हवा लग गया उसमें, और उसमें फिर वो ख़राब हो गया। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि जो पैकेट वाला चीज़ आता है ना, खाने वाला पैकेट में जो पैक करके आता है, उसमें हवा पहले से भरा हुआ रहता है। वो हवा क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है क्या? नाइट्रोजन गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस का खूबी ये है कि वो किसी भी प्रकार के फूड मटेरियल को ख़राब नहीं होने देता है। और जब वो पैकेट पिचक गया इसका मतलब कि उससे नाइट्रोजन गैस निकल गया मतलब कि वो धीरे धीरे ख़राब होने लगा। तो जब भी आपको दुकानदार पिचका हुआ पैकेट दे, कुरकुरे का, चिप्स का, किसी भी चीज़ का, इग्नोर करो, मत लो। खाने में तो स्वादिष्ट लगता है लेकिन वो आपको जाकर फिर बहुत नुकसान करता है। हम लोग क्यों सुनते हैं कि पेट दर्द करने लगा? क्यों? क्योंकि वो आपको सड़ा हुआ चीज़ दे दिया, ख़राब चीज़ दे दिया। इसीलिए अवॉइड करना है कि जब भी दुकान में जाएं तो पैकेट जो हो ना वो पूरी तरीके से फुला हुआ होना चाहिए, पैक होना चाहिए, हवा ना निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंसिडिटी के बारे में। अच्छा, रेंसिडिटी को हम लोग बचा कैसे सकते हैं, यानी कि कोई भी सामान में हवा ना लगे, हमारा फूड मटेरियल बर्बाद ना हो, इसको हम लोग कैसे बचाएंगे? इसका भी कुछ तरीका है, जैसे देख लो। बाई कीपिंग फूड मटेरियल आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एयर, वाटर एंड मॉइस्चर। सबसे पहले अपने खाने वाले चीज़ों को हवा से, पानी से और नमी से दूर रखो, यानी कि पूरी तरीके से उसको टाइट करके रखो, पहला बात। दूसरा बात, बाय एडिंग ऑक्सीडेंट्स टू फूड स्टफ। अच्छा, एंटी ऑक्सीडेंट क्या होता है इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल। आपने कभी भी महंगा जूता, महंगा चप्पल या फिर महंगा फ़ोन या फिर कोई महंगा ऐसा आइटम आपने ज़रूर ख़रीदा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पैकेट वाइट कलर का आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, बहुत ही छोटा सा पैकेट आता है वाइट कलर का, उसमें ना चीनी जैसा कुछ भरा हुआ रहता है, क्रिस्टल टाइप का। आपने गौर किया कभी इस चीज़ को? यानी कि एक बार ये बात है लगभग 2-2.5 साल पहले का, ये चीज़ हमको भी नहीं मालूम था, ये चीज़ मेरे को भी मालूम नहीं था। तो 2-2.5 साल पहले ना हम एक बहुत ही अच्छा जूता खरीदे थे, हम शायद वुडलैंड का या फिर किसी चीज़ का था, अच्छा कंपनी का जूता था। तो जब जूता खरीदे ना तो बहुत अच्छे पैक, यानी कि बहुत अच्छे डब्बे में पैक करके आया ऑनलाइन।
फ्लिपकार्ट से किए थे। तो ऑनलाइन आया, उसको जब हम लोग उसको जब हटा मतलब उसका जब ओपनिंग कर रहे थे, जब उसको निकाल रहे थे, तो उसमें उस जूते को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ रखना है, ये सब चीज़ उसमें एक होता है ना गाइड मैनुअल, वो लिखा हुआ था। उसके साथ ही साथ एक छोटा सा पैकेट था उसमें, पुड़िया टाइप, थोड़ा सा एकदम बहुत छोटा सा पैकेट रहता है ना, बहुत छोटा पैकेट। उस पैकेट में वाइट कलर का पैकेट रहता है, अब तो खैर ब्लैक भी आने लगा है शायद। तो वाइट कलर का पैकेट था, उसमें ना वो छोटा सा एकदम चीनी टाइप उसमें कुछ रखा हुआ था। हमको लगा ना ये है क्या, कुछ खाने का होगा हमको लगा। तो हम उसको फाड़ के देखे, तो फिर उसके बारे में रिसर्च किए कि आखिर है क्या, गूगल पे देखे, तब मालूम चला कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके जूते में अनवांटेड हवा नहीं लगने देता है। हवा देखो, आपके जूते में हवा लगेगा, ख़राब नहीं होगा। क्या जूते में हवा लगने से ख़राब होता है क्या कभी जूता? नहीं। लेकिन चूँकि कंपनी है, बड़ा हाई प्रोफाइल वाला कंपनी है, तो ऑब्वियस ये बात है वो पूरे के पूरे प्रिकॉशन के साथ आपको देगा पैक करके। तो वो बेसिकली इसलिए दिया था ताकि हमारे जूते में किसी प्रकार का दीमक ना लगे। और आपको मालूम है, जब एक बार फैक्ट्री से बाहर निकलता है जूता, तो डिलीवर होने में लगभग 5 से 6 दिन लगता है। या फिर मान लीजिए वो जूता सालों से फैक्ट्री में रखा हुआ है कि नहीं, क्या पता उसमें दीमक लग जाए, हवा लगने की वजह से कीड़ा मकोड़ा लग जाए, ख़राब हो जाए। इसीलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। इसीलिए आप भी यदि अपने भोजन को, जो कि खाने का मटेरियल है बेसिकली, यदि उसको बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो। और भोजन के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट आता है। आप कभी भी जाओ मेडिकल दुकान में आप जाके बोलो कि भैया एंटीऑक्सीडेंट हमको दीजिए फूड वाला, तो वो आपको देगा। वो फूड वाला क्या करता है बेसिकली, मान लीजिए यदि आपको चलिए मान लीजिए कि आपको ना सपोज कीजिए कि आपको 3 दिन के ट्रिप के लिए कहीं जाना है। आपने क्या किया, अपने घर से आलू वाला पराठा, है ना, मैंने कि अपने घर से आपने खाने पीने का चीज़ पैक किया। उस खाने पीने वाले जो आपने पैक किया, उसमें आप क्या करो, मेडिकल स्टोर से जाके खरीद के एक एंटीऑक्सीडेंट का पैकेट डाल दो बस। जब आप पैकेट डालोगे ना, आपका वो भोजन खराब नहीं होगा, 99% चांस है नहीं होगा खराब, क्योंकि वो एयर को उसमें आने ही नहीं देगा, एयर का कांटेक्ट ही वो तोड़ देगा। तो अब ये नया चीज़ आपने सीख लिया कि जब भी आप कभी टूर पे जाओ तो एंटीऑक्सीडेंट खरीद के अपने खाने वाले मटेरियल में डाल दो, पैकेट फाड़ के नहीं, सीधा सीधा पैकेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर देखो, बाय कीपिंग फूड एट वेरी लो टेम्परेचर। अच्छा, हम लोग अपने फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं? ख़राब ना हो, यानी कि अच्छा टेम्परेचर हमारा फ्रिज में कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है। ठंडा टेम्परेचर का मतलब है लो टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर का मतलब है हाई टेम्परेचर। तो हम लोग अपने फ्रिज में भोजन इसलिए रखते हैं ताकि उसमें टेम्परेचर लो रहता है पहली बात, और लो टेम्परेचर में कभी भी हवा नहीं आता है। और फ्रिज में आपका हवा आता है क्या? नहीं आता है। तो लो टेम्परेचर में जब भी हम लोग अपने भोजन को रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ये सब कम लगता है और ख़राब भी कम होता है। इसीलिए हम लोग अपने फ्रिज में 10 दिन रखे हुए सामानों को भी खा लेते हैं निकाल के ईजिली, है कि नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फूड मटेरियल्स में बी प्रिजर्व इन एयर टाइट कंटेनर। यदि आपके पास कोई खाने पीने वाला चीज़ है तो उसको आप कोशिश करो कि डब्बे में रखा जाए, कंटेनर में रखा जाए, और वो भी बहुत ही टाइटली पैक करके। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी क्या की, घर में निमकी बनाई, ठीक है, मैदा वाला जो निमकी बनता है फ्राई करके, वो निमकी बनाई, और निमकी को आपने क्या किया, डब्बे में बहुत टाइट पैक करके रख दिया। उसको आप 2-3 महीने के बाद भी निकालोगे ना, ख़राब नहीं होगा, आप खा सकते हो आराम से। लेकिन आप उसको खोले इसे छोड़ दिए हो, मुश्किल से मुश्किल 5 दिन भी उसको ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए कोई भी सामान यदि खाने पीने का है तो उसको आप एयर टाइटली, नहीं कि बहुत टाइटली पैक करके रखिए, प्रिजर्व रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। लास्ट है हमारा, चिप्स और अदर सच मटेरियल्स कैन बी पैक्ड इन नाइट्रोजन गैस। तो जो हम लोग मार्केट में खरीदते हैं चिप्स कुरकुरे ये सब, है ना, वो सब का सब हमारा नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करके ऑलरेडी फैक्ट्री से आता है ताकि वो हमारा ख़राब ना हो। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे हम लोग अपने सामानों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, यानी कि रेंसिडिटी को होने से हम लोग बचा सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे दी एंड होता है। दी एंड तो हो गया, लेकिन हमारा जो एक 5वां नंबर टाइप था केमिकल रिएक्शन वाला, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे और अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेके हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ हमारा बोर्ड पे समझने वाला है, तो हम लोग उसको अपने अगले वाले क्लास में लेके कल कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट टाइप रिएक्शन को पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
इसके पहले तक हम लोगों ने यानी कि कल हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया था और इसमें हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जो कि आपको बोर्ड पे ही समझना पड़ेगा। स्क्रीन पे समझा देते आपको समझ में नहीं आता है ना। स्क्रीन पे बेसिकली 1 से 2 एग्जांपल हम आपको समझा पाते और आप समझ भी नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा कि आखिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को बोर्ड पे ही क्यों समझा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब जरा शुरू किया जाए। रेडी है, शुरू किया जाए। चलिए सुनिए अब ध्यान से मेरे बातों को। यहाँ पे ना 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें हमारा है ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा रिडक्शन। और रिएक्शन तो आपका मालूम ही है, बेसिकली 2 चीज़ों को मिलाओ जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको प्रोडक्ट कहते हैं और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको रिएक्टेंट कहते हैं। जब रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं तो रिएक्ट करता है, उसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन से लिया गया है RAD, रिडक्शन से, और ऑक्सीडेशन से ले लिया गया OX। तो ये हमारा बन गया रेडॉक्स। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग कभी कभी शॉर्ट में बहुत ही प्यार से रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी हमारा रेडॉक्स कहाँ से आया मालूम चल गया, रिडक्शन से आया RAD और ऑक्सीडेशन से आ गया हमारा OX, रेडॉक्स। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा, तो उसको हम लोग कह देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे सवाल है कि सर ऑक्सीडेशन है क्या, रिडक्शन है क्या? तो ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, दोनों का 2 डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं, काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आपको दोनों याद रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है और रिडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मार लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अभी जो एग्जांपल लेंगे हम 3-4 एग्जांपल, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले आप यहाँ पे समझिए ऑक्सीडेशन में क्या लिखा हुआ। देखिए, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब कि यदि किसी सबस्टेंस में आप ऑक्सीजन दे रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे हो। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन इसका हो गया। आगे बढ़िए फिर, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर किसी सबस्टेंस से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो भी हमारा ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन का हमारा 2 डेफिनेशन है और दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल यही बताएंगे, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना OX का मतलब है ऑक्सीजन के लिए और रिडक्शन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, बस, और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन का आपने क्या देखा, किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या फिर किसी सबस्टेंस से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो तो भी हमारा ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। इसका एग्जांपल अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़िए फिर, रिडक्शन के बारे में देख लो, इसका जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हमारा रिडक्शन है। इसमें देखो, इसमें आपने क्या किया था, हाइड्रोजन को रिमूव किया था ना, इसमें ऐड करना पड़ेगा। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि जब आप किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली रिडक्शन कर रहे हो। या फिर इसमें आपने क्या किया था, ऑक्सीजन को ऐड किया था ना, इसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। या फिर किसी सबस्टेंस से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दो तो हमारा ये रिडक्शन कहलाएगा। देखो ये चारों का चारों पॉइंट ना बिल्कुल आपस में सिमिलरिटी दिखाता है, हमको सिमिलरिटी दिखाता है, बिल्कुल आपको सिमिलर देखने में भी लग रहा होगा। और बच्चा इन्हीं चारों डेफिनेशन में कंफ्यूज रहता है तो नहीं बन पाएगा उनसे। तो सबसे पहला बात, आपके पास यदि समय नहीं है तो समय को लीजिए 4 से 5 मिनट अभी क्लास में, तुरंत इसको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए, तभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल अभी समझा पाएंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल आप समझिए, ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दो या फिर किसी सबस्टेंस से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसका जस्ट उल्टा हमारा रिडक्शन में होगा। क्या करो उसमें, या तो आप किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन ऐड कर दो या फिर किसी सबस्टेंस से आप ऑक्सीजन को रिमूव करो तो वो हमारा रिडक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत अब इसमें बात समझ में आई है? अच्छा, इसमें ना 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिक के लिए आप लोगों को जानना होता है। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथा रिड्यूसिंग एजेंट। वो दोनों हम अभी नहीं बता रहे हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि यदि हम वो अभी फिलहाल आपको बता भी देंगे ना, सब चीज बाउंस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन आपके नोट्स में है, उसमें आप देख लीजिएगा।
और हाँ, स्क्रीन पे जो हम कल पढ़ाए थे ऑनलाइन वीडियो आपको भी मिल गया होगा, वहाँ से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। यदि पूछे तो वही लिखना है, लेकिन वो होता क्या है वो हम लोग आज समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशन को भी पढ़ लोगे फिर भी समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आएगा। लेकिन क्या ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया अब, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? चलो अभी फिलहाल ये हमारा अधूरा है, एग्जाम्पल लेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहीं पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखो, और एग्जाम्पल आपके बुक से लेंगे, कहीं बाहर से नहीं। एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जा रहा है Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। चलिए ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमारा ये पहला नंबर। टोटल 3-4 एग्जाम्पल देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से कि आखिर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है क्या। वो हमारा तभी बन पाएगा जब आपको ये चारों का चारों डेफिनेशन याद होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया। देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पे कॉपर के साथ हमारा ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हमारा कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, कॉपर हमारा इकलौता बच गया, अकेला बच गया हमारा। समझना ध्यान से, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, और एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये नोट कर लीजिए आप, हमेशा का हमेशा बात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ माइंड में लाना ही नहीं है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस कुछ नहीं, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉपर के साथ हमारा ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कॉपर से हमारा ऑक्सीजन हट गया, मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो जब हमारा ऑक्सीजन एक सबस्टेंस से रिमूव हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। कहाँ पे पढ़ा आपने? देखो, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा CuO था, यहाँ पे हमारा Cu केवल बच गया, यानी कि CuO में से हमारा O रिमूव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हमारा रिडक्शन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे कि यहाँ पे हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस अकेला था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। किसके साथ ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन गैस के साथ। तो जब हमारा ऑक्सीजन किसी सबस्टेंस में ऐड होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। कहाँ से आपने पढ़ा? देखो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है किसी सबस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे अब आप लिख देंगे ऊपर में कि ये हमारा भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछो, आगे बढ़े। चलिए अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो हो गया। अब इसमें कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे इसमें सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार का, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टेंस रिड्यूस्ड, ये क्या है अभी बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। उसके बाद फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब चीज बताएंगे अभी। उसके बाद फिर रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 सवाल आपको इसमें पूछे जाएंगे। आपको क्या लगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में केवल इतना ही पूछेगा आपसे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोई भी बता देगा। असल प्रॉब्लम क्रिएट होता है इन 4 सवाल में। ऐसे पूछेगा इसमें आपको ना, बेसिकली कह देगा ये जो CuO प्लस H2 देख रहे हैं आप, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है CuO प्लस H2O, ये आपको बेसिकली एग्जाम में दे देगा
और बोलेगा कि बताओ इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ये आपसे पहला बात पूछ लेगा। उसके बाद पूछेगा नेम द सबस्टेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, नेम द सबस्टेंस विच इज रिड्यूस्ड, नेम द सबस्टेंस विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम द सबस्टेंस विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका जवाब कैसे देंगे हम लोग, है कि नहीं। मेन मुद्दा हमारा यहीं पे फंसता है। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस को लिखना बेहद आसान है, बेहद आसान। जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस अकेला था, जाके उसके साथ ऑक्सीजन हमारा मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा किसके साथ, H2 के साथ, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइज्ड H2। मतलब कि जिस जहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही हमारा हो जाएगा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड वाला। कोई दिक्कत इसमें। उसी प्रकार से सबस्टेंस रिड्यूस्ड वाला बताओ, CuO, क्योंकि ये हमारा रिड्यूस हो गया था, इससे ऑक्सीजन हमारा निकल गया था, तो ये हो गया हमारा CuO। ये दोनों ना कोई भी बच्चा बता देता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज्ड, रिडक्शन मतलब रिड्यूस्ड, ये कोई भी बता देता है। लेकिन असल मामला फंसता कहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। देखो इसके डेफिनेशन को हम बिल्कुल नहीं समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि बाउंस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ना ही है तो नोट्स में आप उसको पढ़ लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो पहले, जहां पे हमारा रिडक्शन होगा वहां पे हमारा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका जस्ट अपोजिट मान लेना है। समझेगा ध्यान से, एक बार फिर से बताते हैं। ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड वाला और रिड्यूस वाला लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन मतलब जहां हो रहा है वो हमारा हो गया ऑक्सीडाइज्ड वाला, जहां पे रिडक्शन हो रहा है मतलब कि वो हमारा हो गया रिड्यूस्ड वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग किसको लिखते हैं मालूम है, जहां पे आपको, अच्छा ये ना रिडक्शन दिख रहा है, इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। यहाँ पे यदि रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें हमारा क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन यहीं पे आपको इसका जस्ट अपोजिट मान लेना है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे यदि रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा CuO क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा उल्टा खेल खेलना है बस, बाकी हमारा सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या कहलाएगा, CuO कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख दो CuO। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्या H2 कहलाएगा हमारा, हो गया बस, बस बात खत्म। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बता देते हैं। यहाँ पे हमारा CuO क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हमने ऑक्सीडाइजिंग इसलिए कहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये CuO अपने से ऑक्सीजन को निकाल के हाइड्रोजन को दे दे रहा है, तभी तो हम लोग इसको कह रहे हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन को दे दे रहा है किसी और को, ठीक है। लेकिन इसको हमने क्या कहा, रिड्यूसिंग एजेंट कहा। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन ने फोर्स किया कॉपर को कि भैया तुम हमको दे दो ऑक्सीजन अपना, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। उतना भी याद नहीं रहे ना जो हमने अभी बताया आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और रिड्यूसिंग एजेंट में इतना भी याद नहीं रहे तो सिंपली याद रखिएगा, जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बस इसी में थोड़ा सा हमारा उल्टा खेल चलता है, बाकी सब चीज़ सेम, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये हमारा समझ में आया। तो अब हमारा यहाँ पे समझ में ये मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सिंपल सा मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है दो, पहला किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का मिल जाना, ऐड हो जाना, या फिर किसी सबस्टेंस से हाइड्रोजन का हट जाना, पहला हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या फिर किसी सबस्टेंस से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीडाइज्ड वाला हमारा सबस्टेंस वही होगा जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिड्यूस्ड वाला हमारा सबस्टेंस वही होगा जिसके साथ रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बस दिक्कत हमारा इसमें बसता है, दिक्कत इसी में आता है, बस इसमें क्या करना है, उल्टा खेल खेलना है बस।
रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग हो जाएगा, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है। और यदि इसके एक्चुअल मतलब को आप जानना चाहते हैं, एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसको हमने क्या कहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा। इसका मतलब हो गया कि CuO ने अपने से ऑक्सीजन को निकाल के किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। इसलिए हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन दूसरे को दे दिया। ठीक है। और क्या ये ऑक्सीजन अपने से निकाला अपना? नहीं, हाइड्रोजन ने फोर्स किया। और हाइड्रोजन को हमने क्या कहा यहाँ पे? रिड्यूसिंग किया। क्यों कहा रिड्यूसिंग? क्योंकि इन्होंने इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया, जबरदस्ती निकाल दिया। तो यहाँ पे ये मत समझना कि कॉपर अपने मन से इसको दे रहा ऑक्सीजन, नहीं, ये जबरदस्ती इससे खींच ले रहा है अपना ऑक्सीजन। ठीक है, चलो, आपको दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट। तो रिडॉक्स रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होगा वो हमारा सिंपल सा कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखो, एक साथ हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन है हमारा बेसिकली। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी, क्योंकि इसको मिटाएंगे हम। 2-3 एग्जाम्पल और देंगे ऑनलाइन में बच्चे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि यदि आपके पास कॉपी में जगह है तो उस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, मेरे पास चूंकि उतना जगह इस पे नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे ना लिखे हैं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, नीचे में ही बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, चलो आप ही के बुक से। ZNO प्लस Cu, ZNO प्लस Cu, ठीक है, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद हम लोग मिलकर इसको डिस्कस करते हैं। हो गया? चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है ना, लेकिन इधर देखो तो जिंक से हमारा ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी कि हमारा ऑक्सीजन क्या हुआ? यहाँ पे रिमूव हुआ ना। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अभी फिलहाल याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए, लेकिन जब आप सवालों को बनाएंगे तो आपको ये मान के चलना है कि हमको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जेड यानी कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे हमारा जिंक के साथ ऑक्सीजन जो था वो हट गया, यानी कि रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे रिडक्शन। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़िए, तो यहाँ पे आप लिख लो, ये हमारा हो गया रिडक्शन। आगे बढ़िए फिर। और अब यहाँ पे देखो फिर से दोबारा, यहाँ पे हमारा कॉपर सिंगल है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ हमारा क्या मिल गया? कॉपर के साथ नहीं मिला, बेसिकली सी के साथ मिल गया, वही आप मान के चलो। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे केवल सी है, सॉरी हम सवाल ही गलत लिखे थे। हाँ अब सही है। तो यहाँ पे हमारा कॉपर अकेला है, इसके साथ हमारा ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, सिंपल। क्या हार्ड लग रहा है या आसान लग रहा है? बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देंगे, हार्ड वाला भी देंगे। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब जरा आप लोग बताएंगे। अब तो मेरे हिसाब से आप बता सकते हैं। सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, उसके बाद सबस्टांस रिड्यूस्ड, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लास्ट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए बताइए एक एक करके। सबसे पहले सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हमारा क्या कहलाएगा? सी, क्योंकि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा ऑक्सीडाइज वाला होता है, तो केवल हमारा यहाँ पे सी आएगा। उसके बाद सबस्टांस रिड्यूस्ड ZNO, जहां पे रिडक्शन होगा वहीं पे हमारा वो रिड्यूस वाला हो जाएगा, तो ZNO। बस आगे बढ़िए फिर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरा बताना क्या होगा? ZNO, क्योंकि जस्ट यहाँ पे क्या करना पड़ता है? उल्टा। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, तो इसी को क्या मान लेना है? ऑक्सीडाइजिंग वाला मानना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZNO। आगे बढ़ो फिर, रिड्यूसिंग वाला बताओ जल्दी। सी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा रिड्यूसिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा सी, बस बन गया, काम खत्म। कोई डाउट इसमें? चलिए इसको भी आप कॉपी कीजिए जल्दी। 2 एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल हम और दे देते हैं, मिटा दे। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3 वो भी आपके बुक से देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है MnO2, MnO2 प्लस, चलो बैलेंसिंग यहाँ पे 4 किया गया है, 4 को छोड़ दो आप, HCl लिखो सिंपली, और ये बना रहा है MnCl2, 2 छोड़ दो, वो बैलेंस किया गया है, बैलेंसिंग छोड़ दो बेसिकली अभी, H2O प्लस, नहीं यहाँ पे बुक में बेसिकली यहाँ पे ना बैलेंस करके दिया गया था, बस हम वो नहीं लिख रहे क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। हालांकि आपको बैलेंसिंग करके करना पड़ेगा, हालांकि इसमें बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बैलेंसिंग नहीं चलता, इसमें बस आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब बताना पड़ता है, क्योंकि सवाल तो आपको पहले से दिया रहेगा ना, पहले से दिया रहेगा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जरा ध्यान से, चलो इस सवाल को बता दिए तो समझ जाएंगे कि पक्का तुम लोग जो है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ गए हो। जरा सोचो तो क्या किया जा सकता है इसमें। देखो देखो एक एक करके समझो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। यदि ये 2 चीज मालूम चल गया ना तो जो 4 सवाल हम लोग नीचे लिखते हैं वो तो इसे पता चल जाएगा हमको, है ना। देखो सबसे पहला बात, यहाँ पे हमारे पास Mn के साथ O2 जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा ना Mn के साथ O2 हट गया और Cl आके जुड़ गया। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया ना। यहाँ पे हमारा समझना ध्यान से, यहाँ पे O2 हमारा Mn के साथ है, यानी कि ऑक्सीजन साथ है। यहाँ पे हमारा Mn तो है, O2 हट गया लेकिन कुछ और आगे जुड़ गया, लेकिन हट गया ना ऑक्सीजन। तो जब हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हो गया हमारा पहला रिडक्शन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिडक्शन। चलो अब इसी में थोड़ा सा आपको ना अब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो जरा देखा ध्यान से, यहाँ पे अब देखो कभी भी ना जब देखना हो तो शुरुआत में प्रोडक्ट को मत देखो, सबसे पहले आप उसके रिएक्टेंट को देखो आप, ठीक है। यहीं पे हमारा 90% सवाल छुपा हुआ था, जवाब, सवाल का जवाब। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था किसके साथ, Cl के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा Cl बेचारा अलग हो गया, समझना ध्यान से। यहाँ पे हमारा Cl के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा Cl अलग हो गया और इससे हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन। तो अब आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कहाँ हो रहा है मालूम चल गया। अच्छा आपके मन में क्या सवाल नहीं आया कि सर फिर ये H2O का क्या करें, आया सवाल। H2O ना बेसिकली वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई जरूरत वहां पे है ही नहीं। और मान लो यदि वो समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप किस साइड को देखो, रिएक्टेंट साइड को देखो। प्रोडक्ट में कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल रिएक्टेंट साइड से है। क्योंकि भैया हमको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि Mn के साथ O2 मिला हुआ यानी कि ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारा Mn के साथ जो O2 था वो हट गया, मतलब कि हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा कहलाता है रिडक्शन, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे हमारा HCl था यानी कि हाइड्रोजन था हमारा, किसका मिला हुआ, हाइड्रोजन मिला हुआ था किसके साथ, Cl के साथ। तो यहाँ पे हमारा Cl अलग हो गया और हाइड्रोजन हमारा हट गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ से आपको मालूम चल गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, बस बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसमें आप लोग बताएंगे
बस ये दोनों पता करने की देरी होती है, ये और ये पता चल गया ना तो बाकी सब ऐसे बन जाता है। तो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टांस रिड्यूस्ड, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आप लोग बताएंगे सबसे पहले सबस्टांस ऑक्सीडाइज हमारा क्या होगा इसमें, HCl, वेरी गुड, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होगा वहीं पे हमारा ऑक्सीडाइज पर आएगा। और उसके बाद रिड्यूस वाला क्या होगा, MnO2, MnO2। चलिए आगे बढ़िए, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होगा, हाँ MnO2, क्योंकि जहां पे रिडक्शन होगा वहीं पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग होगा। और ये तो आसान हो गया बस। रिड्यूसिंग मतलब बता दो, HCl, बस बन गया, कोई दिक्कत इसमें। चले तो ये 3 एग्जांपल एनसीईआरटी का था। एक एग्जांपल आप मेरे तरफ से ले लो, एग्जांपल नंबर 4, हाँ मेरे तरफ से बोनस बताएं, बोले H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, ये हमारा बनाएगा S प्लस HCl, S प्लस HCl। चलिए ये मेरे तरफ से एग्जांपल एक 4th नंबर। चलिए इसका आप लोग बताएंगे, चलो आप नहीं बताएंगे इसमें, आप लोग बताओ इसमें क्या किए, क्या करें इसमें हम। अच्छा इसमें देख रहे हो, अच्छा इसमें देखो पहले, इसमें ना हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस्तेमाल हुआ है ना, दोनों इस्तेमाल हुआ है। इसमें हमारा केवल और केवल हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है ना, गलती है। ऑक्सीजन है नहीं तो कहाँ से होगा? अरे ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन तो है। H2S बताओ जरा पूरा बताओ अच्छे से। यहाँ पे देखो H2S यानी कि S के साथ हमारा यहाँ पे H जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा S अकेला हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट गया, रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। आप लोगों को ना यहाँ पे लग रहा होगा कि सर इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत समझना। कभी कभी रिएक्शन में केवल ऑक्सीजन दिया रहेगा, इसीलिए तो दोनों का डेफिनेशन दो को है, इसका भी 2 डेफिनेशन, इसका भी 2 डेफिनेशन, ताकि ऑक्सीजन दिया हुआ रहे या हाइड्रोजन दिया हुआ रहे, दोनों से आप ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों पता कर सकते हो। ठीक है, तो कभी किसी इक्वेशन में यदि केवल हाइड्रोजन दिया हुआ है उससे भी हमारा दोनों पता होगा, किसी में ऑक्सीजन दिया हुआ है तो भी हमारा दोनों पता होगा, और किसी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिया हुआ रह सकता है। एग्जाम्पल ये वाला हमारा देख लो, है ना। तो यहाँ पे हमारा S के साथ H मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा S के साथ H क्या हो गया, रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। बस हो गया ये हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार से ये वाला देख लो, यहाँ पे हमारा Cl सिंगल है, Cl के साथ यहाँ पे H जुड़ गया और एडिशन हो गया ना यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन हो गया। बस इससे टफ सवाल आपको नहीं आ सकता। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। बस अब तो मेरे हिसाब से आप बता दोगे। सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, उसके बाद सबस्टांस रिड्यूस्ड, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि यही दोनों चीज बच्चे को समझ में नहीं आता है। और इसमें तरीका हमने क्या बता दिया, जस्ट उल्टा कर दो उसका, है ना। चलो तो अब बताओ इसमें सबस्टांस हमारा ऑक्सीडाइज क्या होगा, H2S, वेरी गुड, H2S। और सबस्टांस रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, वेरी गुड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा इसमें क्या होगा, Cl2, बहुत अच्छा।
और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, H2S। बस बन गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन यानी कि 4 एग्जांपल हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन का किया है। मेरे हिसाब से अब इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, सब चीज समझ में आ गया। और इस रिएक्शन का नाम रेडॉक्स रिएक्शन क्यों रखा गया ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, है ना, क्योंकि इसमें RED लिया गया है रिडक्शन से और OX लिया गया है ऑक्सीडेशन से। और कोई पूछे कि बताओ आप रिडक्शन रिएक्शन से या फिर कोई बोले कि आप रेडॉक्स रिएक्शन से क्या समझते हो, तो बताइएगा कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो उसी को हम लोग कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और इसका प्रॉपर डेफिनेशन तो आपका नोट्स में दिया ही गया, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, नोट्स में ना एग्जाम्पल इसका एक ही दिया गया है, एग्जाम्पल इसका नोट्स में हमने एक ही दिया है, लेकिन अब तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मेरे हिसाब से हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके अब आप दोनों सुनिए जरा ध्यान से 2 मिनट मेरे बातों को। इस चैप्टर को जितने खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने शुरू किया उतने ही बेहतर तरीके से हम लोगों ने इसको ख़त्म किया। अब इस चैप्टर में आप लोग दोनों बताइए, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाले, कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम तो इस चैप्टर में बेसिकली जो असली टाइम हम लोगों का कहीं पे ज़्यादा खत्म हुआ है तो वो हुआ है फॉर्मूला लिखने में, बैलेंसिंग करने में। यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ था इसमें हमारा, ठीक है? और अब यदि आपको मौका मिले तो NCERT बुक को आप पलट के देखेंगे तो NCERT बुक के 40% क्वेश्चन को हमने क्लास में ही सॉल्व करवा दिया, आपको पता भी नहीं चला। आप पलट के देखना, कभी घर में जाना मौका मिले तो पलट के देखना कि इसमें सवाल क्या क्या पूछा गया है, आपको पता लगेगा कि सर आपको क्लास में ही 40% के सवालों को करा दिए हैं, है ना। चले, तो अब जो 60% सवाल हमारा बच रहा है इस बुक के अंदर वो आप लोगों को बनाना है। कोई डाउट हो क्लास में आके आप लोग क्लास में आके पूछेंगे और ऑनलाइन बच्चे आप लोग एक बार कमेंट करें, कोई दिक्कत? अब इसमें चैप्टर कंप्लीट किया जाए, ओवर। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।